नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 का दम की शुरुआत करते हैं कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर रिजवान और उसके परिवार के मूलगंज पते का आधार और फर्जी पासपोर्ट निकला है, यानी कि पासपोर्ट भी फर्जी है और मूलगंज पते पर जो आधार कार्ड वो भी फर्जी है। पुलिस द्वारा मोबाइल और लैपटॉप खंगालने में ये जानकारी मिली कि रिजवान पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका जा चुका है। वहीं 6 बैंकों ने पुलिस को डेटा उपलब्ध कराया है। पुलिस डेटा खंगालने में जुटी है। 2 दिन पहले ही 4 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें डॉक्टर रिजवान भी शामिल था, जो 5 साल से कानपुर में रह रहा था और अभी तक की पूछताछ के मुताबिक समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने इसे पहचान पत्र मुहैया कराए, जिसके आधार पर इसने यहां पर आधार कार्ड बनवा लिया था। और अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमित, बहुत बड़ी जानकारी है। ये शख्स फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, ये तो पुलिस ने पहले ही पता लगा लिया था। पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, हर जगह इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रिजवान, मोहम्मद रिजवान उर्फ डॉक्टर रिजवान उर्फ मोहम्मद भाई, ऐसे 3 अलग अलग नाम हैं जिनके पास 2 अलग अलग पासपोर्ट मिले हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। जेसीपी ने जो टीम गठित की है, एसआईटी गठन किया है, जिसमें एडिशनल डीसीपी पूर्वी के नेतृत्व में 5 अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजों को जांच बढ़ती गई, वैसे वैसे चौंकने वाली चीजें सामने आई कि जो पासपोर्ट है जिसपे एक पेरेंटल एड्रेस लिखा गया था, मैदा बाजार मूलगंज, जब उस पर टीम पहुंचती है तो ना तो वहां उस पते का कोई व्यक्ति है, ना वहां कोई ऐसा मकान था और ना ही कोई पहचानने वाला था कि डॉक्टर रिजवान, मोहम्मद या डॉक्टर भाईजान ऐसा कोई व्यक्ति रहता है। उसके बाद पुलिस की जांच का दायरा और बड़ा। इन सब के बीच 6 बैंक के अलग अलग बैंक्स में जो अकाउंट्स थे, उसमें पैसा कहां से आया, उसके डाटा खंगाले गए हैं। और उन अलग अलग बैंक के मैनेजर्स ने, असिस्टेंट मैनेजर्स ने, चीफ मैनेजर ने पुलिस को एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है, जो हमारे सूत्र बताते हैं उसमें 6 अलग अलग अकाउंट्स में काफी हैवी अमाउंट ऑफ मनी रखा हुआ है। वो अमाउंट अभी डिस्क्लोज पुलिस ने नहीं किया क्योंकि ये जांच का विषय है। इन सब के बीच और चौंकाने वाली चीज सामने ये आई कि इसने 18 देशों की यात्रा की, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य तमाम देशों की बात, नेपाल तक की यात्रा की। यात्रा किस यहाँ पर की है? एक और सवाल, इन देशों की यात्रा को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन है? उद्देश्य क्या इसकी ओर से कोई वर्जन आया क्या? देखिए, अभी निश्चित तौर पर उनसे 8 घंटे तक एक लंबी पूछताछ चली। उस पूछताछ में एक बात खुलासे वाली है कि उसके अपने बांग्लादेश में मॉल है। वो बीबी के प्यार में, माफी चाहूंगा शब्द कह रहा हूं, बीबी के प्यार, बीबी के स्नेह और परिवार की मोह में भारत रहना चाहता था। उसने इस बात को कबूला है कि उसने 2 पासपोर्ट बनाए हैं और बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि जांच एजेंसीज ने कानपुर को में खासकर इस प्रकरण में रेडार पर रखा है। चाहे हम बात करें एटीएस की, हम बात करें एसटीएफ की, हम बात करें आईबी की या हम बात करें एनआईओ की, सारी टीम के अमित, अब इसके दावे पर पुलिस भी और एसआईटी की टीम भी अब खंगालेगी कि दावों में कितनी सच्चाई है। धन्यवाद अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ये शख्स खुद को तो व्यापारी बताता है और कहता है कि इसके अलग अलग जगहों पर मॉल है और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये घर परिवार की वजह से भारत में रह रहा था। फिलहाल इसके दावों की अब हकीकत सामने आ जाएगी। इधर मेरठ में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है, खूनी संघर्ष हुआ है। लेकिन इस दौरान झगड़ा देख रहे एक राहगीर को आरोपियों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी के सद्दिक नगर का है। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान शाहजेब को हंसी आ गई। बस इसी बात पर एक पक्ष आग बबूला हो गया और उसने लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। विकलांग युवक को इलाके के लोग अस्पताल ले गए, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। क्या बताऊं, गरीबों का तो लाल बात लगे। क्या बात हुई? किसने मारा उसको? इमरान ने मारा। और कौन कौन लोग थे? मारे डंडे। मैंने उसके घर भी शिकायत करी जाके, मांगे गया मुझसे, भैया मेरे बच्चे की ऐसी हालत हुई, क्या मर जा। कौन लोग थे? कौन थे? डंडे वाले थे भैया, ये थे जो भी थे। शकील का लोंडा इमरान। और कौन था इमरान के अलावा? और था उसका भैया। इमरान ने मारे, उनने तो मुझसे नहीं क्या, अम्मी इमरान ने मारे मेरे डंडे। जो टांग बेकार थी उस टांग को ही तोड़ी। निखिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, 2 भाइयों की लड़ाई
और इसमें जान तीसरे की चली गई। क्या पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया अभी तक? देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में, और वहीं शायद मेरठ में अपराधियों में पुलिस का खौफ शायद खत्म हो गया है, जिसके चक्कर में प्रॉपर्टी विवाद हुआ, लेकिन मार दिया किसी तीसरे व्यक्ति को, वो भी महज क्योंकि उसे झगड़ा देखते हुए हंसी आ गई थी। मोहल्ले का ही रहने वाला एक विकलांग युवक इन दोनों भाइयों की लड़ाई का शिकार हो गया और उसे पीट पीट कर वहीं मार डाला। अस्पताल जब उसको ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार में कोहराम का माहौल है, क्योंकि बेकसूर की हत्या हुई है और इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पूरे मामले में इन दो भाइयों के बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ये लोग कौन हैं जिनके बीच लड़ाई हुई थी, जिन्होंने इससे मौत के घाट उतारा? देखिए, ये दो भाई जो हैं वो पहले से विवादित रहे हैं, कई मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं, और जो अनस है जिसके ऊपर आरोप है कि इसकी पीट पीट कर हत्या अनस ने की है और दूसरे एक शख्स ने की है, तो वो पहले से ही डिफेम लोग हैं। अब कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, प्रॉपर्टी को लेकर कई बार पहले ही झगड़ चुके हैं, और अब हत्या का आरोप लगा है सीधे तौर पर, और जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही है। निखिल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपराधिक बैकग्राउंड के ही दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही थी, तीसरे शख्स को हंसी आ गई है देखकर, और तीसरे शख्स की इन्होंने जान ले ली। मथुरा में एक महिला शिक्षिका ने प्रधानाचार्य की चप्पलों से पिटाई की है। मामला कोसीकला के सम्मिलित विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को किसी बात को लेकर महिला टीचर और प्रधानाचार्य के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला टीचर ने प्रिंसिपल की चप्पलों से पिटाई कर दी, और इस मामले में 2 पक्षों में पुलिस से शिकायत की गई है। दोनों ही पक्ष पहुंचे पुलिस के सामने। मॉर्निंग में 9:15 बजे के बाद करीब है प्रार्थना बोल गई, राष्ट्रगान बोल गया। उसके बाद बच्चों को कुछ हिदायत दे रहे थे कि ड्रेस पहन के आया करो, सफाई का ख्याल रखा करो। आप लोग पन्नी ले आते हैं खाने के लिए, खाने की पन्नी को प्रांगण में पटक देते हैं, और इनको ऐसा मत पटका करो, या तो तुम डस्टबिन में डाला करो। और उसी दौरान एक हमारी सहायक अध्यापिका है जूनियर की, बीना कुमारी, वो आई और वो कहने लगी कि आप तो हमारे जूनियर के बच्चों से ही कह रहे हो, प्राइमरी वालों से नहीं कह रहे हो। मैंने कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम तो सभी बच्चों से कह रहे हैं। जब प्रांगण में खड़े हैं, बच्चों के प्रार्थना स्थल पर खड़े हैं, तो तेरा मेरे की बात कहाँ से आ गई? हम तो सभी बच्चों से कह रहे हैं। तो इसी पर वो आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होकर के वो हमको गाली गलौज देने लगी, और गाली गलौज देते हुए उसने हमारे लिए चप्पल उतार के हमारे ऊपर हमला कर दिया। बोलिए। उधर महाराजगंज में पुलिस चौकी में आपत्तिजनक गाने पर डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बच्चा छपवा चौकी में मेज पर चढ़कर डांस कर रहा है। गोरखपुर सोनौली हाईवे स्थित नौतनवा थाना क्षेत्र में छपवा चौकी, जिसका वीडियो न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। तेज तेज गाने की आवाज भी आप सुन पा रहे हैं, और इसी बीच एक बच्चा जो कि यहाँ मेज पर चढ़ा हुआ और डांस करता हुआ, उसे आप देख पा रहे हैं। चौकी के अंदर, थाने के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। उधर प्रयागराज में आज मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। स्पेशल ईडी कोर्ट में ही पेश होगा मुख्तार अंसारी। सुबह बांदा जेल से रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 5:20 पर मुख्तार अंसारी को लेकर एक टीम निकल चुकी प्रयागराज के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, साल 2021 का मामला है, और इसी मामले में पूछताछ होगी। मुख्तार अंसारी की पेशी ईडी के सामने होगी, और ईडी कोशिश करेगा मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेने का। ये बांदा का मंडल कारागार है, और सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या प्रयागराज पहुंच चुका है? अगर नहीं तो कितना वक्त और? देखिए, मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से करीब 5:20 पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ईडी स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए रवाना किया गया था, और अभी जो हमारे पास जानकारी है, शंकरगढ़ तक मुख्तार अंसारी का काफिला पहुंच गया है। और यह माना जा रहा है कि 11 से 11:30 बजे के बीच जिला कोर्ट में जो जिला जज की अदालत है वही स्पेशल ईडी कोर्ट है, वहां पर आज पेश किया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ था, उस मामले में आज पेशी कराई जाएगी। और ईडी की यह कोशिश होगी कि मुख्तार अंसारी की 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड कम से कम मांगे, और यह दलील दी जाएगी
कि अब तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके परिजनों से जो पूछताछ हुई है उसको क्रॉस चेक किया जाए, उनको कस्टडी रिमांड पर लेकर उनके बयान दर्ज किए जाए और उसको क्रॉस चेक किया जाए कि क्या सच्चाई है इनमें, और इसी दलील को देते हुए वो कस्टडी रिमांड मांगेगी। अब कोर्ट को यह देखना होगा कि वो कितने दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर करती है या फिर मंजूर करती है या नहीं करती, उसके बाद आगे की कार्रवाई ईडी कर सकेगी। तो फिलहाल अभी मुख्तार अंसारी चूंकि न्यायिक अभिरक्षा में है, जेल से आ रहा है, तो अभी ईडी के अफसर पूछताछ नहीं कर पाएंगे, कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ही पूछताछ की जा सकेगी। और आपको बता दें कि मार्च 2021 में 3 मामलों को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किया था। इस मामले में सबसे पहले नवंबर 2021 में बादा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई मई महीने में तेजी पकड़ी। मई 2022 में अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई जो कि बसपा के सांसद है, मुख्तार अंसारी के भाई हैं। उसके बाद अब्बास अंसारी और उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उनसे पूछताछ की गई। और उसके बाद मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी और भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी से पूछताछ की गई। इन सबसे पूछताछ के बाद नवंबर महीने में पूछताछ के लिए अब्बास अंसारी को बुलाया गया। और ठीक है, और अब मुख्तार अंसारी से सीधे सीधे सवाल जवाब ईडी कर सकती है रिमांड मिलने पर। धन्यवाद इस वक्त सर्वेश पूरी जानकारी देने के लिए। 11 साढ़े 11 बजे तक प्रयागराज के जिला अदालत जहां पर ईडी स्पेशल अदालत लगाई गई है वहीं पर पेशी होगी मुख्तार अंसारी की। अगली खबर, फिरोजाबाद से भीषण सड़क हादसा हुआ, 6 लोगों की जान चली गई। बस और डीसीएम में टक्कर हुई, हादसे में 21 लोग जख्मी हो गए। आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, सुबह सुबह यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, डीसीएम और बस के बीच टक्कर हुई थी, 21 लोग जख्मी हो गए। इनमें से कुछ को सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। 6 लोगों की मौत हो गई है, इनकी शिनाख्त की जा रही है, परिजनों को जानकारी दे दी गई है। हादसा कैसे हुआ इस बारे में अभी तक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। देखिए, आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक बस जो लुधियाना से चलकर रायबरेली जा रही थी, उसमें लगभग 45-50 पैसेंजर्स थे। वो आगरा से आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 61 किलोमीटर, जहां नगला खंगर थाना क्षेत्र लगता है, वहां पे एक डीसीएम से टकराकर और नीचे गिर गई। उसमें इस सूचना के बाद तत्काल हमारी आसपास के सभी थानों की फोर्स पहुंच गई। यूपीडा की जो रेस्क्यू टीम होती है, एम्बुलेंसेज वगैरह होते हैं, सारी व्यवस्था वहां पहुंच गई और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सभी अधिकारी वहां मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उसमें से 21 लोग जो इंजर्ड थे उनको तत्काल नजदीक के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उसमें से कोई अभी खतरे में नहीं है। 19 लोग वहां मौके पे सेफली रेस्क्यू कर दिए गए और वहां पे 6 लोग उस बस में डेड हो गए थे, उनको वहां से मोर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग वहां पे रेस्क्यूड हैं उनको एक बस अरेंज करके उनके गंतव्य तक रवाना किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। थैंक यू। और इस वक्त देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बताएं इस वक्त की स्थिति क्या है, घायलों के बारे में बताएं और क्या अब पता चल पाया कि हादसे की असल वजह क्या थी? जिस तरीके से ये देर सुबह घटना हुई है और जो बस है डीसीएम से टकराई थी, डीसीएम में ये सामान जो है वो लदा हुआ था। तो तमाम कर्मचारी जो एनएच के लगे हैं उन्होंने इस सामान को स्टार्ट से कराया है। वही बस को एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया गया है। और साथ ही देख सकते हैं कि दूसरी साइड में जो डीसीएम खड़ी है वो डीसीएम है और इस डीसीएम से सड़क हादसा हुआ था। उसके बाद इसमें 6 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 21 लोग में बढ़ती है। उसके अलावा लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के चोट आई थी, जिसको स्थानीय स्तर पर चिकित्सा देके उनको जो है रवाना कर दिया गया। हालांकि जो बस के एक्सीडेंट के बाद जो सवारियों को जाना था उसके लिए प्रशासन ने बस लेवल करा के उनको गंतव्य स्थान के लिए भेज दिया गया और जो घायल है उनका अभी भी इलाज चल रहा है, जिसमें 3 से 4 लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है और शेष जो घायल है उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। ठीक है देवेंद्र, तो इस वक्त इलाज चल रहा है घायलों का, लेकिन ये भी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। अगली खबर औरैया के बिधुना से, जहां पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई है। दारोगा समेत 10 लोग जख्मी हो गए इस हादसे में। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इको गाड़ी और बोलेरो के बीच टक्कर हुई थी। घायल हुए लोगों में से 4 को कानपुर हैलेट अस्पताल भेजा गया।
ईगो गाड़ी जिस पर 6 लोग सवार थे, रसूलाबाद से इटावा की तरफ जा रही थी। वहाँ कमलपुर नहर के पास जो एक बिलोनो गाड़ी जो विधुना की तरफ आ रही थी, इसमें एक सब इंस्पेक्टर इको उदय प्रकाश पर बैठे हुए थे। उसमें इको गाड़ी टक्कर मार दी, इसमें सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुई और उस पर सवार लोग जख्मी हो गए, जिसमें विधुना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर उसमें CSC लाया गया। इसमें 3 व्यक्ति हाईलाइट अस्पताल कानपुर रेफर हो गए तथा एक उदय प्रकाश सफाई इटावा के लिए रेफर हो गए और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी खबर। विदेश में टीम योगी को निवेश के लिए समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोरिया, ब्राजील, बेल्जियम के निवेशक यूपी आने को तैयार हैं। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के 2 MOU साइन हुए हैं। फूड सेक्टर में निवेश के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी। वहीं डिफेंस एंड एरोस्पेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 करोड़ के MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के लिए अमेरिकी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां एक कार में आग लग गई। कार सवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, फिर कार की आग को बुझाया जा सका। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला। उधर बुलंदशहर में चोला थाना क्षेत्र के विरोली ताजपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 8 लोग जख्मी हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा कि आर्मी भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे कुछ छात्रों की स्थानीय लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मारपीट हुई और मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये था कि वहाँ बच्चे दौड़ रहे थे, उसमें ग्राउंड में मंदिर है और वहाँ मॉमडन लोग वहाँ से आते हैं और मंदिर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उन्होंने उनसे कहासुनी करी कि भाई आप इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हो, कि हम तो ऐसे करेंगे। उन्होंने उसके फिर उनके सामने बाथरूम में किया, पेशाब भी किया मंदिर पर, और उन्होंने तुलसाजी थी उनको उखाड़ दिया, केले के पौधे को उखाड़ दिया, घंटा वगैरह को उखाड़ दिया वहाँ से, और बदतमीजी करी, बच्चों के 3 के सिर फोड़ दिए। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में कल हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। उधारी से परेशान होकर खुद व्यापारी ने इस लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। प्रभुजोत सिंह ने कल तकरीबन 9 बजे रात में पुलिस को जानकारी दी कि उसके साथ 5 लाख रुपए की लूट हुई है। बदमाश मोटरसाइकिल से थे और कार पर फायरिंग करते हुए पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए। इस घटना के बाद पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और 24 घंटे के भीतर ही झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। और लूट का ड्रामा करने वाले प्रभुजोत सिंह ने बताया कि उसके घर पर उधारी का बड़ा कर्ज था उसके ऊपर, जिसे वो अदा नहीं कर पा रहा था और इस वजह से ही उसने इस पूरी साजिश का ताना बाना रचा। पुलिस ने इस लूट में इस्तेमाल 3,80,000 रुपए, एक तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया है। व्यापारी को जेल भेजने की तैयारी है। गाड़ी से मारुति 800 से घर जा रहा था। गुंगचारी चौकी में इनका गांव पड़ता है, सिमरिया कला ही अपने घर जा रहा था। वहीं रास्ते में इसको एक बाइक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने रोककर फायरिंग करी इसके ऊपर और इसके 5 लाख रुपए जो कि ये दिन में इसने निकाले थे वो इसके लूट के ले गए। इस तरह की सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ महोदया, एडिशनल साहब और खुद मैं घटनास्थल पे पहुंचे और इसमें वहीं पर रात में ही टीमों को गठित करके वहीं से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू करी। इसमें निकल के ये आया है कि ये जो पीड़ित था, वादी था, जिसने की ये सूचना दी थी, उसी के द्वारा ये पूरी घटना जो है वो प्लांट की गई थी। उधर कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद पहले 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और अब
6 नामजद समेत अन्य अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। शिवली कोतवाली प्रभारी, रनिया थाना प्रभारी, एसओजी टीम प्रभारी, मेंथा चौकी प्रभारी, 3 सिपाहियों पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक युवक के चचेरे भाई चंद्रभान सिंह की तहरीर पर यह मामला दर्ज हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि थाने में मारपीट की गई, जिसकी वजह से ही युवक की मौत हुई है। परिजनों के मुताबिक सोमवार को शिवली पुलिस ने युवक को कुछ दिन पहले हुई लूट के एक मामले में पकड़ा था। और अब खबर मेरठ से। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मेरठ पुलिस ने एक्शन प्लान को ऑपरेशन चुनाव नाम दिया, जिसके तहत मेरठ रेंज के सभी जिलों में तेजी से काम चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले मेरठ रेंज में अब तक 1000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हमारे सभी जनपद के सभी पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम पूरे क्रिमिनल्स के डेटाबेस के साथ में इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि जो लोग जमानत जेल के अंदर हैं उनकी जमानत इस अवस्थी में ना हो पाए। और ख़ास तौर से ऐसे कुख्यात अपराधी हैं, अगर कोई भी जो जमानत पे छूटे हुए हैं, उनका डेटाबेस हमने प्रिपेयर किया हुआ है। वो भी अपनी जमानतें निरस्त करा करके निश्चित तौर पर अगर जिन्होंने क्राइम किया हुआ है वो हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सुनिश्चित कराएंगे कि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। या तो स्थान उनका पूरी तरीके से हम एक जुडिशियल डिटेरेंस के माध्यम से जेल के अंदर होगा, और नहीं तो वो पूरी रूप से आबद्ध होकर के किसी मौजूद लोगों के माध्यम से कि उन्होंने क्राइम का रास्ता छोड़ दिया है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबर